नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की बात कुछ अलग है क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस शख्स का नाम है विक्रम सिंह और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। तो चलिए ये कहानी विक्रम सिंह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि जिंदगी में सबसे डरावना पल कौन सा था, तो मेरी जबान बिना हिचकिचाहट के उस रात का नाम लेगी। वो रात जिसने मुझे सिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हमारा विज्ञान, हमारी समझ कभी नहीं समझ सकती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है। उम्र अब तो 50 के पार हूं, लेकिन जब ये घटना हुई थी मैं महज 22 साल का एक जोशीला नौजवान था। ट्रक ड्राइवर बनने का सपना मेरे लिए सिर्फ पेशा नहीं था, ये एक जुनून था। मेरे चाचा जी ट्रक चलाते थे और जब भी वो अपना लाल रंग का ट्रक लेकर आते, मैं घंटों उसके केबिन में बैठकर स्टीयरिंग पकड़े रहता, कल्पना करता कि मैं हाईवे पर दौड़ रहा हूं। लेकिन सपने और हकीकत में फर्क होता है। चाचा जी का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया और हमारे परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। पिताजी का छोटा सा किराने का स्टोर बंद हो गया, माँ बीमार रहने लगी और 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। एक दिन मैंने फैसला किया, माँ के पैर छूकर बोला, माँ मुझे शहर जाना होगा, कुछ काम धंधा ढूंढना होगा। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा तू शहर गया ही नहीं कभी, वहां कौन तुझे काम देगा। माँ मैं मजदूरी कर लूंगा, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, मैंने हिम्मत बांधते हुए कहा। लेकिन माँ सही थी, शहर ने मुझे ऐसे ठुकराया जैसे कोई अनचाहा मेहमान हो। 3 दिन तक मैं सड़कों पर भटकता रहा, भूख इतनी कि पेट में आग लगी हो। पैसे खत्म, ताकत खत्म, उम्मीदें खत्म। चौथे दिन शाम को मैं एक पार्क की बेंच पर बैठा हुआ था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी एक आवाज सुनाई दी, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आंखें उठाईं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति खड़े थे, हाथ में पानी की बोतल। वो ट्रक ड्राइवर लग रहे थे। उनकी धूल भरी शर्ट और थके हुए चेहरे से साफ पता चल रहा था। कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैंने कहा। उन्होंने बोतल मेरी तरफ बढ़ाई, पानी पी लो। पानी पीते हुए मैंने अपनी कहानी सुनाई, परिवार की मुश्किलें, नौकरी की तलाश, सब कुछ। वो सुनते रहे, फिर बोले, मैं राहुल शर्मा हूं, ट्रक चलाता हूं, अमीर तो नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरी आंखों में चमक आ गई। शर्मा जी, क्या आप मुझे अपने ट्रक पर काम दे सकते हैं? मैं कुछ भी करूंगा, मुझे ट्रक चलाने का शौक है। राहुल जी ने सिर हिलाया, ये लाइन आसान नहीं है बेटा। घर से दूर, अनिश्चित समय, खतरनाक सड़कें, मैं सब सह लूंगा, मैंने जोर देकर कहा। वो मुस्कुराए, चलो पहले कुछ खा लो, फिर मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें मालिक से मिलवाता हूं। उस रात मैंने महीनों बाद पेट भर खाना खाया। अगले दिन राहुल जी ने मुझे उनके मालिक श्री ओबेरॉय से मिलवाया। ओबेरॉय साहब ने मेरी हालत देखी, मेरा जज्बा देखा और मुझे नौकरी पर रख लिया। 1 महीने की एडवांस सैलरी भी दी ताकि मैं पहले घर का इंतजाम कर सकूं। राहुल जी मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, एक गुरु, एक बड़े भाई बन गए। वो मुझे हर चीज सिखाते, इंजन की देखभाल, सड़क के नियम, लंबे सफर की तैयारियां। विक्रम जल्दी सीख ले, वो कहते, 1 साल में तो खुद ड्राइवर बन जाएगा। हमारा ज्यादातर काम राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता था। राहुल जी का घर उदयपुर के पास एक गांव में था। एक बार जब हम उधर से गुजरे तो मैंने उनका घर देखा। बड़ा सा मकान था, लेकिन उनके 2 बड़े भाइयों के कब्जे में। राहुल जी ने कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। उनकी जरूरतें ज्यादा हैं, वो साधारण सी बात कहते, मैं तो अकेला हूं। ऐसे थे मेरे राहुल भैया, दिल के साफ, मेहनती और दूसरों की परवाह करने वाले। और फिर आई वो रात, वो भयानक रात जिसकी याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। गर्मियों का मौसम था, तापमान 45 डिग्री के पार। दिन में चलना नामुमकिन था,
हमने फैसला किया कि रात का सफर करेंगे। हमें भोपाल से उदयपुर तक एक जरूरी कंसाइनमेंट पहुंचाना था। मशीन के पुर्जे जो एक फैक्ट्री के लिए अगली सुबह तक पहुंचने जरूरी थे। शाम को 8 बजे हमने सफर शुरू किया। राहुल भैया स्टीयरिंग संभाले, मैं बगल वाली सीट पर। ट्रक की कूलर से ठंडी हवा आ रही थी। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। भैया, अगले ढाबे पर चाय हो जाएगी? मैंने पूछा। हाँ, करीब 10 बजे एक अच्छा ढाबा आएगा, उन्होंने कहा। रात के 10:30 बजे हम एक ढाबे पर रुके। वहां कई और ट्रक खड़े थे। खाना खाते समय एक बुजुर्ग ड्राइवर ने राहुल भैया से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? उदयपुर, राहुल भैया ने जवाब दिया। बुजुर्ग की आंखों में चिंता थी। आज पूर्णिमा की रात है, आगे का रास्ता अच्छा नहीं है। क्यों चाचा? मैंने उत्सुकता से पूछा। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, वो इलाका वीरान है। लोग कहते हैं कि रात में वहां कुछ अजीब चीजें देखी जाती हैं, भूत प्रेत की बातें होती हैं। राहुल भैया हंस पड़े। चाचा, हमने तो आज तक कोई भूत नहीं देखा, सब अंधविश्वास है। तुम्हारी मर्जी बेटा, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैंने तो अपनी चेतावनी दे दी। हम दोनों मजाक करते हुए ट्रक में लौटे। देखा विक्रम, अभी भी लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं, राहुल भैया ने कहा। मैं भी हंसा। हाँ भैया, मैंने तो कभी भूत देखा ही नहीं, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आज ही की रात हमारी सारी धारणाएं बदलने वाली थी। रात 11 बजे तक हम निकल चुके थे। आसमान में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था। सफर सुहावना लग रहा था। तभी अचानक एक तेज आंधी आई। राजस्थान में आंधी आम बात थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तेज थी। धूल और रेत के कण ट्रक के शीशे से टकरा रहे थे। राहुल भैया ने स्पीड कम कर दी। मैं आगे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दृश्यता शून्य हो चुकी थी। भैया, सामने कुछ दिख नहीं रहा, मैं चिल्लाया। मैं रोक रहा हूं, राहुल भैया ने ब्रेक लगाए। लेकिन तभी एक बड़ी भूल हो गई। हमें एक चौराहे पर दाएं मुड़ना था। आंधी के कारण राहुल भैया ने चौराहा देखा ही नहीं। ट्रक सीधा निकल गया। जब आंधी थमी तो हम खुद को एक अजनबी सड़क पर पाए। दोनों तरफ घने कीकर के पेड़, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। राहुल भैया चिंतित लग रहे थे। विक्रम, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये सड़क मुझे याद नहीं आ रही। मैंने बाहर देखा। चांदनी रात थी, लेकिन आसपास का वातावरण एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। ऐसी खामोशी जो डराती थी। तभी अचानक ट्रक का इंजन एक अजीब आवाज करने लगा। तापमान मीटर का कांटा लाल क्षेत्र में पहुंच गया। नहीं, राहुल भैया ने कहा, रेडिएटर में समस्या है। उन्होंने ट्रक रोक दिया। जैसे ही हम बाहर निकले, ठंडी हवा का एक झोंका हमारे शरीर से टकराया। लेकिन ये ठंड सामान्य नहीं थी। ये एक भेदक, असहज ठंड थी। विक्रम, पानी की बोतलें लाओ, राहुल भैया ने कहा। हमने सारी बोतलें इंजन पर उड़ेल दी, लेकिन इंजन ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। भैया, पानी खत्म हो गया, मैंने हांफते हुए कहा। राहुल भैया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर, बहुत दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वहां कोई बस्ती होगी, उन्होंने कहा। विक्रम, तू यहीं रह, मैं पानी लेकर आता हूं। नहीं भैया, मैं चलता हूं, मैंने कहा। नहीं, तू ट्रक की रखवाली कर, उन्होंने आदेश दिया। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। और इस तरह राहुल भैया उस अंधेरे में खो गए और मैं अकेला रह गया उस सुनसान डलावनी जगह पर, जहां की हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। राहुल भैया के जाने के बाद की खामोशी, वो खामोशी नहीं थी, बल्कि एक सजीव, सांस लेती हुई चीज थी जो मेरे चारों ओर लिपटी हुई थी। ट्रक का केबिन अब एक सुरक्षित आश्रय नहीं, बल्कि एक फंदा लग रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। चांदनी रात थी, लेकिन आसपास के पेड़ पौधे ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। कीकर की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं, एक ताल में, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। समय का अंदाजा खत्म हो चुका था। 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ पता नहीं चल रहा था। बस इतना जानता था कि राहुल भैया अभी तक लौटे नहीं थे। तभी एक आवाज सुनाई दी, खट खट खट। ये आवाज ट्रक के बोनेट से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसे खुरच रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सांस रोक ली और धीरे से खिड़की से झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। खट खट खट। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च उठाई। धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। ट्रक के बोनट पर कुछ निशान थे।
लंबे पतले निशान, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरचे हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सीटी और पेड़ों की सरसराहट। मैं जल्दी से केबिन में वापस आया और दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि उस बुजुर्ग ड्राइवर की चेतावनी महज अंधविश्वास नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ थी इस जगह पर। तभी दूर से एक आवाज आई, एक बच्चे के रोने की आवाज। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। इस सुनसान जगह पर बच्चा, यह संभव नहीं था। आवाज करीब आती गई। माँ, मुझे डर लग रहा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक छोटा लड़का खड़ा था, शायद 7-8 साल का। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और रो रहा था। मानवीय भावना ने मुझे बाहर जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन दिमाग चेतावनी दे रहा था, ये ठीक नहीं है। तुम कौन हो? मैंने खिड़की से ही पूछा। लड़का मेरी तरफ देखकर और जोर से रोने लगा। मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे घर ले चलो। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने सावधानी से पूछा। वो रोशनी वाली तरफ। उसने अपनी उंगली से इशारा किया, ठीक उसी दिशा में जिधर राहुल भैया गए थे। मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अगर ये सच में एक भटका हुआ बच्चा है तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये कुछ और है? तभी लड़के ने अपना चेहरा उठाया। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थीं, एक अजीब अप्राकृतिक चमक के साथ। तुम मेरे साथ चलोगे ना? उसकी आवाज अचानक बदल गई, गहरी और भारी हो गई। मैं पीछे हट गया। नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा घर नजदीक ही होगा। लड़के के होठों पर एक मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जो उस छोटे चेहरे पर फिट नहीं बैठती थी। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। वो पीछे मुड़ा और अंधेरे में चला गया। मैंने देखा कि वो चल तो रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ चला जा रहा था। मैं घबराकर केबिन के कोने में सिमट गया। ये सच था, यहाँ वाकई में कुछ गड़बड़ थी। कुछ देर बाद एक और आवाज सुनाई दी, इस बार राहुल भैया की आवाज जैसी। विक्रम, मेरी मदद करो। मैं झटके से उठ बैठा। क्या राहुल भैया को कुछ हो गया? भैया, आप कहाँ हैं? मैं चिल्लाया। यहाँ पीछे की तरफ, मैं फंस गया हूं। मैं ट्रक से उतरा, लेकिन इस बार मैंने टॉर्च और ट्रक के टायर बदलने वाला लोहे का लंबा सरिया साथ लिया। सावधानी से ट्रक के पीछे की ओर बढ़ा। भैया? कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई। ट्रक के पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और घने पेड़। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं और उनकी रोशनी में मैंने कुछ देखा जिसने मेरे खून को जमा दिया। सड़क के बीचों बीच लगभग 50 गज की दूरी पर एक आकृति खड़ी थी, लंबी पतली काली आकृति। उसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी, बस एक इंसानी सिल्हुएट जैसी, लेकिन बिल्कुल गतिहीन। मेरे पैर जमीन में गड़ गए। मैं हिल नहीं सका, सांसें रुक सी गईं। वो आकृति हिली। एक झटके के साथ बिना किसी चाल के वो करीब 10 फीट आगे आ गई, फिर और 10 फीट। ये हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर लड़खड़ा गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। जमीन पर पड़े पड़े मैंने देखा, वो आकृति अब केवल 20 फीट दूर थी और अब मैं उसे स्पष्ट देख सकता था। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था। एक छाया जैसी, लेकिन ठोस। कोई चेहरा नहीं, कोई विशेषताएं नहीं, बस एक काला मानवाकार द्रव्यमान। और फिर उसने बोला, एक आवाज जो हवा में गूंजी, कानों में नहीं बल्कि सीधे दिमाग में घुस गई। तुम अकेले हो, तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा। नहीं, मैं चिल्लाया। राहुल भैया कहाँ हैं? वो चला गया, तुम अब हमारे हो। मैंने अपने हाथ में पकड़ा लोहे का सरिया उठाया और उस आकृति की तरफ फेंका। वो सीधा उसके शरीर से होकर गुजर गया, जैसे वो सिर्फ हवा हो। वो आकृति हंसी, एक सूखी बेसुरी हंसी जो रात की खामोशी में किसी चीख जैसी लगी, और फिर वो मेरे ऊपर झपटी। मैंने आंखें बंद कर लीं, मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो वो आकृति गायब थी। सड़क खाली थी, हेडलाइट्स बंद हो चुकी थीं, लेकिन कुछ बदल गया था। हवा और ठंडी हो गई थी और दूर से घंटियों की आवाज आ रही थी। मैं उठा,
अपने घुटनों और कोहनियों पर खून के निशान थे। टॉर्च ढूंढी और उसे उठाया। उसकी रोशनी कमजोर हो रही थी। घंटियों की आवाज और तेज हो रही थी और उसके साथ एक और आवाज, गाने की आवाज, महिलाओं के समूह का गायन। मैंने उस दिशा में देखा जिधर से आवाज आ रही थी। वहां लगभग 100 गज दूर रोशनी दिखाई दे रही थी, कई दियों की रोशनी। मेरा दिमाग चेतावनी दे रहा था, ये एक फंदा है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यहां अकेले रहना मौत को दावत देना था। शायद यहां कोई इंसान हो, शायद राहुल भैया वहीं हो। मैंने ट्रक की ओर देखा, फिर उस रोशनी की ओर। एक गहरी सांस ली और रोशनी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, रोशनी और स्पष्ट होती गई। ये एक छोटे से मंदिर की रोशनी थी। मंदिर के सामने कई दिए जल रहे थे और अंदर से आरती की आवाज आ रही थी। मैं रुक कर देखा। मंदिर पुराना लग रहा था, लेकिन अच्छी हालत में। अंदर कम से कम 10-12 लोग दिख रहे थे। शायद यहां सुरक्षा मिल जाए। मैंने कदम बढ़ाया, लेकिन तभी एक हाथ ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं चौंक कर मुड़ा। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और चिंता से भरी हुई थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो बेटा? उसकी आवाज कर्कश थी। मेरा ट्रक खराब हो गया है, मेरा साथी गया हुआ है, मैं हांफते हुए बोला। बूढ़े ने मेरी बांह पकड़ी। अंदर मत जाना। क्यों? वहां तो लोग हैं। वो लोग नहीं हैं, बूढ़े ने गंभीरता से कहा। वो कभी के लोग नहीं हैं। मैंने हैरानी से मंदिर की ओर देखा। लोग अब भी आरती कर रहे थे, गा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर तुम्हें देखना है, बूढ़े ने कहा। तो देखो। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और मंदिर की ओर फेंका। पत्थर मंदिर के दरवाजे से टकराया और सीधे उसके अंदर से होकर निकल गया, जैसे दरवाजा हो ही ना हो। मेरी सांस रुक गई। मंदिर वो वास्तविक नहीं था। चलो, बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले चलता हूं, लेकिन रास्ते में जो भी देखो, जो भी सुनो, उसकी तरफ मत देखना, उसकी बात मत सुनना। और इस तरह मैं उस बूढ़े के पीछे पीछे चल पड़ा, उस रहस्यमयी मंदिर को पीछे छोड़ते हुए, इस बात से अनजान कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। बूढ़े के पीछे पीछे मैं उस अंधेरे में चला जा रहा था। उसने मुझे एक संकरी पगडंडी पर ले लिया था, जो कीकर के पेड़ों के बीच से होकर जाती थी। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था, जिसकी रोशनी झिलमिलाती हुई हमारे सामने का रास्ता दिखा रही थी। आप कौन हैं? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं इस इलाके का रखवाला हूं, उसने बिना मुड़े जवाब दिया। नाम है भानु प्रताप। 50 साल से इस जंगल में रह रहा हूं। पर यहाँ क्या चल रहा है? मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो रुका और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में गहरे कुएं जैसी लग रही थीं। ये जगह शापित है। 70 साल पहले यहाँ एक पूरा गांव था। एक महामारी में सब मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं वो यहीं रह गईं। हम फिर से चलने लगे। पगडंडी और संकरी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं हमारे ऊपर इस तरह झुकी हुई थीं, जैसे वो हमें रोकना चाह रही हों। तभी एक आवाज आई, एक औरत की आवाज, मधुर और दर्द भरी। बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? क्या तुमने देखा है उसे? मैं रुक गया। आवाज इतनी वास्तविक लग रही थी, इतनी दर्द से भरी हुई कि मेरा दिल करने लगा कि मैं मुड़कर देखूं। मत देखना, भानु प्रताप ने सख्ती से कहा। वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएगी। पर वो रो रही है, मैंने कहा। वो रोती ही रहेगी। 50 साल से रो रही है। अपने बेटे को ढूंढ रही है, जो महामारी में मर गया था। आवाज और करीब आई। बेटा, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? बस एक बार मेरी तरफ देख लो। मेरे गर्दन की मांसपेशियां तन गईं। मुड़कर देखने का एक अकथनीय आकर्षण था, लेकिन भानु प्रताप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे खींचा। चलो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम दौड़ने लगे। पीछे से रोने की आवाज चीख में बदल गई, एक ऐसी चीख जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ मिनट दौड़ने के बाद हम एक छोटे से झोपड़े के सामने रुके। वो जर्जर सा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर से दिए की रोशनी आ रही थी। अंदर आओ, भानु प्रताप ने कहा। झोपड़े के अंदर कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे।
काले सफ़ेद तस्वीरें जिनमें लोग पुराने कपड़ों में थे। एक मेज़ पर कई दिए जल रहे थे। ये कौन है? मैंने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। वो गांव वाले जो मर गए। मैं हर रोज़ इनके लिए दिया जलाता हूँ, शांति के लिए। मैं एक चौकी पर बैठ गया। मेरा दोस्त राहुल भैया, क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? भानु प्रताप ने गहरी सांस ली। तुम्हारा दोस्त? वो अभी सुरक्षित है, उसे मैंने ही भटकाया है। क्या? मैं उछलकर खड़ा हो गया। शांत हो जाओ, उसने कहा। मैंने उसे भटकाया इसलिए क्योंकि अगर वो तुम्हारे पास लौट आता तो तुम दोनों उसकी जाल में फंस जाते। किसकी जाल में? भानु प्रताप ने एक तस्वीर उठाई। उसमें एक युवक था, लगभग मेरी उम्र का, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। ये है कालिया, इस गांव का अंतिम व्यक्ति जो मरा, लेकिन इसकी आत्मा, इसने शाप ले लिया। ये किसी भी युवक की ऊर्जा को चूस लेता है, तुम्हारी तरह की युवाओं को ढूंढता है और उनकी जीवन शक्ति ले लेता है। मेरे मुंह से बस यही निकला, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह वो फिर से जीवित हो सकता है, भानु प्रताप ने कहा। 50 साल से वो यही कोशिश कर रहा है और आज पूर्णिमा की रात है। आज उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तभी बाहर से आवाज आई, एक जोरदार धमाके की आवाज, जैसे कोई बड़ा पेड़ गिरा हो। वो आ गया। भानु प्रताप की आवाज में डर था। उसे पता चल गया कि तुम यहां हो। दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। बाहर निकलो, तुम हमारे हो। ये वही आवाज थी जो मैंने ट्रक के पास सुनी थी, वही कर्कश, दिमाग के अंदर गूंजती हुई आवाज। भानु प्रताप ने जल्दी से मेज के नीचे का एक तख्ता हटाया। नीचे एक सुरंग दिखाई दी। इसमें उतर जाओ, उसने कहा। यह सुरंग पुराने कुएं से होकर नदी तक जाती है, वहां से तुम बाहर निकल सकते हो। आप? मैंने पूछा। मुझे यहीं रुकना होगा, उसने कहा। कोई तो उन्हें रोकेगा। तुम जाओ और अपने दोस्त को ढूंढो, लेकिन याद रखना, जब तक सूरज न निकले सुरक्षित नहीं हो। दरवाजे पर खटखटाहट और तेज हो गई। लकड़ी का तख्ता दरकने लगा। जाओ अब, भानु प्रताप ने धक्का दिया। मैं सुरंग में कूदा। ऊपर से तख्ता वापस बंद हो गया। सुरंग में घना अंधेरा था, लेकिन दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने हाथों के सहारे आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग नीचे की ओर जा रही थी, ठंडी और नम। मैं कितनी देर चला पता नहीं, बस आगे बढ़ता गया। तभी सुरंग के अंधेरे से एक आवाज आई, राहुल भैया की आवाज। विक्रम, यहां आओ, मैं यहां हूं। भैया? मैंने रुक कर कहा। हाँ, मैं यहां हूं, मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो। आवाज सच में राहुल भैया जैसी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी, कुछ अजीब। भैया आप कहाँ हैं? यहीं अंधेरे में, बस आगे आओ। मैं आगे बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे। टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी। सुरंग खाली थी। तभी मुझे याद आया भानु प्रताप की चेतावनी, जो भी सुनो विश्वास मत करना। तुम राहुल भैया नहीं हो, मैंने कहा। आवाज हंसी। तुम सही कह रहे हो, मैं राहुल नहीं हूं, मैं कालिया हूं, और तुम मेरे हो। सुरंग की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे, मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन पीछे का रास्ता भी काले हाथों से भर गया था। मैं फंस चुका था, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं। और तभी दूर से एक और आवाज आई, असली राहुल भैया की आवाज। विक्रम, यहाँ जल्दी आ। ये आवाज अलग थी, इसमें चिंता थी, डर था, लेकिन धोखा नहीं था। भैया, मैंने चिल्लाया। इधर आ, रोशनी की तरफ आ। मैंने देखा, दूर वो रोशनी अब भी थी। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और उन काले हाथों से लड़ते हुए रोशनी की तरफ भागा। हाथ मेरे कपड़े पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मेरी टांगों से चिपक रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुका। एक के बाद एक मैं उन्हें तोड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। आखिरकार मैं रोशनी के पास पहुंचा। ये कुएं का मुहाना था, ऊपर चांदनी दिखाई दे रही थी। मैंने कुएं की दीवार पर लगी रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ना शुरू किया। नीचे से आवाजें आ रही थी, रोने की, चीखने की, हंसने की। मैंने नहीं देखा, बस ऊपर चढ़ता गया। जब मैं कुएं से बाहर निकला तो खुद को एक नदी के किनारे पाया। हवा में ठंडक थी और दूर पूर्व में आसमान हल्का होना शुरू हो रहा था। लेकिन मैं अभी भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि नदी के उस पार ट्रक खड़ा था और उसके पास खड़ा था राहुल भैया, या वो जो राहुल भैया बनना चाहता था। नदी के उस पार खड़े राहुल भैया मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ये मुस्कुराहट वो नहीं थी जो मैं जानता था। ये एक ठंडी खाली मुस्कुराहट थी, जिसके पीछे कोई भावना नहीं थी। विक्रम, आ जाओ इस पार। उनकी आवाज में वही अजीब फिसलन थी जो सुरंग में सुनाई दी थी। मैं नदी के किनारे खड़ा रहा, मन में संघर्ष चल रहा था।
ये सच में राहुल भैया थे या फिर वही कालिया? भैया आपको क्या हुआ? मैंने पूछा। आप कहाँ गए थे? मैं पानी लेने गया था, उन्होंने कहा, लेकिन रास्ता भटक गया। अब आ जाओ, हमें जल्दी जाना है। उनकी बात में एक जल्दबाजी थी, सूरज उगने से पहले की जल्दबाजी। पहले आप मुझे बताएं, मैंने कहा, हम पहली बार कब मिले थे? उनके चेहरे पर एक पल के लिए भ्रम की लकीरें उभरी। फिर वो बोले, क्या बेकार के सवाल कर रहे हो? आ जाओ ना, जवाब दीजिए, मैंने दृढ़ता से कहा। अरे विक्रम, तुम्हें पता है ना, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। मैंने पीछे कदम बढ़ाया। ये राहुल भैया नहीं था। राहुल भैया हमेशा धैर्य से मेरे सवालों के जवाब देते, कभी जल्दबाजी नहीं करते। तुम नहीं आओगे? उस प्राणी ने पूछा, और अब उसकी आवाज बदलने लगी। राहुल भैया की आवाज से वापस उस कर्कश बेसुरी आवाज में बदल गई। उसका शरीर भी बदलने लगा। राहुल भैया का रूप धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह एक लंबी काली आकृति ने ले ली, वही आकृति जो मैंने ट्रक के पास देखी थी। तुम सीख गए हो, उसने कहा, लेकिन इससे क्या? तुम यहां से भाग नहीं सकते। वो नदी के पार से इस पार आने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो नदी में नहीं उतरा। वो हवा में तैरता हुआ सीधे मेरी तरफ आ रहा था, पानी को छुए बिना। मैं पीछे भागा। नदी के किनारे घने पेड़ थे, मैं उनमें घुस गया। टहनियां मेरे चेहरे और हाथों को खरोंच रही थीं, लेकिन मैं नहीं रुका। पीछे से उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। भागो, जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन तुम मेरे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आकृति पेड़ों के बीच से आसानी से निकल रही थी, जैसे पेड़ उसके लिए कोई रुकावट नहीं थे। तभी मुझे एक विचार आया। भानु प्रताप ने कहा था, जब तक सूरज न निकले सुरक्षित नहीं हो। सूरज, रोशनी। मैंने अपनी जेब टटोली। टॉर्च तो सुरंग में खो चुकी थी, लेकिन मेरे पास एक और चीज थी, जेब में रखा लाइटर। मैं रुका, लाइटर निकाला और उसे जलाने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे। पहली बार में नहीं जला, दूसरी बार में एक छोटी सी लौ जल उठी। मैंने लौ को उस आकृति की तरफ बढ़ाया। एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वो आकृति पीछे हट गई। रोशनी, उसने हिस किया। तुम्हें किसने बताया? तुम डरते हो रोशनी से? मैंने कहा, लाइटर को और ऊंचा उठाते हुए। डरता नहीं, बस नफरत करता हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक दर्द था। रोशनी ने ही मुझे मारा था। क्या मतलब? वो महामारी, उसने कहा। सब मर गए, मैं अकेला बचा, लेकिन फिर सूरज की रोशनी में मैं भी चला गया। अचानक मुझे उसके लिए दया आने लगी। ये कोई दुष्ट प्राणी नहीं था, ये एक पीड़ित आत्मा थी जो 50 साल से इस दर्द में फंसी हुई थी। तुम्हें शांति चाहिए, मैंने कहा, यहीं फंसे रहने की नहीं। शांति, उसने कड़वाहट से कहा। शांति तो मिलती नहीं, बस अंधेरा है और ठंड, हमेशा की ठंड। लाइटर की लौ नीची होने लगी, तेल खत्म हो रहा था। नहीं, मैंने हिलाया। लौ फिर से तेज हुई। तुम्हारी लौ भी बुझ जाएगी, उसने कहा, और फिर तुम मेरे हो जाओगे। तुम्हारी गर्मी, तुम्हारी जीवन शक्ति मुझे चाहिए। वो फिर आगे बढ़ा। लाइटर की लौ अब छोटी होती जा रही थी। तभी दूर से एक आवाज आई, असली राहुल भैया की आवाज। विक्रम, यहां आओ। मैंने देखा, दूर नदी के किनारे राहुल भैया खड़े थे। उनके हाथ में टॉर्च थी। भैया, मैं चिल्लाया, इधर आओ जल्दी। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और राहुल भैया की तरफ भागा। पीछे से कालिया की चीख सुनाई दी। नहीं, वो तुम्हें बचा नहीं सकता। राहुल भैया ने टॉर्च की रोशनी कालिया पर फेंकी। एक भयानक चीख के साथ वो पीछे हट गया। विक्रम, जल्दी! राहुल भैया ने मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों दौड़े, नदी के किनारे, फिर सड़क की तरफ। पीछे से कालिया की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो टॉर्च की रोशनी से दूर ही रहा। जब हम सड़क पर पहुंचे तो ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके इर्द गिर्द एक अजीब सी कोहरा छाया हुआ था। भैया, आप कहाँ थे? मैंने हाफते हुए पूछा। मैं पानी लेने गया था, उन्होंने कहा, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि तुम खतरे में हो।
उसने मुझे इस टॉर्च दी और कहा कि जब तक सूरज ना निकले रोशनी बंद मत करना। भानु प्रताप, उसने राहुल भैया की भी मदद की थी। चलो ट्रक में चढ़ते हैं, राहुल भैया ने कहा। पर इंजन तो गर्म हो गया था, मैंने कहा। बूढ़े ने कहा था कि अब ठीक हो गया होगा, राहुल भैया ने कहा। हम ट्रक में चढ़े। राहुल भैया ने इंजन स्टार्ट किया। इंजन चल निकला, बिल्कुल सामान्य। चलो, उन्होंने कहा, इस जगह से निकल चलते हैं। ट्रक चल पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोहरे में कालिया की आकृति दिखाई दे रही थी। ट्रक को देख रही थी, लेकिन वो आगे नहीं आया। वो हमें जाने दे रहा है, मैंने कहा। शायद रोशनी की वजह से, राहुल भैया ने कहा। टॉर्च अभी भी जल रही थी। हम कुछ किलोमीटर चले होंगे कि अचानक ट्रक का इंजन फिर से खराब होने लगा। नहीं, राहुल भैया ने कहा। फिर वही समस्या। उन्होंने ट्रक रोका। हम बाहर निकले। इंजन फिर से गर्म हो रहा था। पानी तो है, राहुल भैया ने चेक करते हुए कहा। तभी हमें एहसास हुआ हम अभी भी उसी इलाके में थे। हम भागे नहीं थे, हम सिर्फ एक चक्कर काटकर वापस आ गए थे। और तभी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। रोशनी बंद हो गई। अंधेरे में कालिया की आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना, तुम मेरे हो। और हम दोनों ने देखा, चारों तरफ से काले सिलहुट उभरने लगे। सिर्फ एक नहीं, दर्जनों, पूरा गांव जाग उठा था। चारों ओर से उभरते काले सिलहुटों ने हमें घेर लिया था। ये सिर्फ कालिया ही नहीं थे, बल्कि पूरे गांव की आत्माएं थीं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी एक ही खाली, दर्द भरी आंखों से हमें देख रहे थे। राहुल भैया ने मेरा हाथ पकड़ा। विक्रम, पीछे हटो। लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हम चारों ओर से घिर चुके थे। कालिया आगे बढ़ा। तुम दोनों, तुम हमें जीवन दे सकते हो। तुम्हारी गर्मी, तुम्हारी सांसें हमें चाहिए। हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, राहुल भैया ने दृढ़ता से कहा। तुम्हें शांति से रहना सीखना होगा। शांति? एक महिला की आत्मा बोली, जिसकी आवाज में रोने का स्वर था। 50 साल से हम शांति की तलाश में हैं, पर मिलती नहीं। एक बच्चे की आत्मा रोने लगी, मुझे मां चाहिए, मुझे घर चाहिए। मेरा दिल इन आत्माओं के दर्द से भर गया। ये दुष्ट नहीं थी, बस भटकी हुई पीड़ित आत्माएं थीं। आप लोगों की मदद कैसे की जा सकती है? मैंने पूछा। सभी आत्माएं चुप हो गईं। कालिया आगे आया। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी ऊर्जा, वो हमें फिर से जीवित कर सकती है। नहीं, राहुल भैया ने कहा, यह गलत है। तुम लोगों को मुक्ति चाहिए, किसी और का जीवन नहीं। तभी एक नई आवाज सुनाई दी, भानु प्रताप की आवाज। कालिया, रुक जाओ। सभी ने मुड़कर देखा। भानु प्रताप वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना त्रिशूल था। तुम, कालिया ने कहा, तुमने हमेशा हमें रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह रास्ता गलत है। मैंने तुम सबको दफनाया था। मैंने तुम सब के लिए आखिरी संस्कार किए थे, लेकिन तुम लोगों की आत्माएं, तुम शांत नहीं हुई। हम कैसे शांत होते? एक बूढ़े की आत्मा बोली। हमारा अंत तो हुआ ही नहीं। अचानक बीमारी, अचानक मौत, कोई विदा नहीं, कोई अंतिम संस्कार। भानु प्रताप ने सिर हिलाया। मैंने कोशिश की, लेकिन तब मैं अकेला था। पूरा गांव मर चुका था। मैंने जितना हो सका किया। पर्याप्त नहीं था, कालिया ने कहा। हमें मुक्ति चाहिए, और ये दोनों, ये हमें वो दे सकते हैं। भानु प्रताप हमारे और आत्माओं के बीच आकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम हमें कैसे रोकोगे? कालिया ने कहा। तुम तो बूढ़े हो चुके हो। तुम्हारी अपनी आत्मा भी जल्द हमारे साथ होगी। शायद, लेकिन आज नहीं। आज मैं इन दोनों को बचाऊंगा। उसने मुड़कर हमें देखा। तुम लोग जाओ। मेरे झोंपड़े में एक पुराना संदूक है। उसमें कुछ मंत्र लिखे हैं। उन्हें लेकर वापस आओ। पर आप? मैंने पूछा। मैं इन्हें रोके रखूंगा, लेकिन जल्दी करो। मैं ज्यादा देर नहीं रोक सकता। राहुल भैया ने मेरा हाथ पकड़ा। चलो विक्रम। हम भागे। पीछे से आवाजें आ रही थीं। भानु प्रताप और आत्माओं के बीच संघर्ष की आवाजें। हम भानु प्रताप के झोंपड़े तक पहुंचे। अंदर जाकर हमने वो संदूक ढूंढा। वो पुराना लकड़ी का संदूक था, जिस पर जंग लगी ताला लगा हुआ था।
तोड़ना पड़ेगा, राहुल भैया ने कहा। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया। संदूक खोला तो अंदर पुरानी पांडुलिपियां थीं, साथ ही कुछ पूजा की सामग्री। ये क्या है? मैंने पूछा। मुक्ति के मंत्र हैं, चलो वापस चलते हैं। हम जल्दी से वापस भागे। जब हम वहां पहुंचे जहां हमने भानु प्रताप को छोड़ा था, तो दृश्य बदल चुका था। भानु प्रताप जमीन पर पड़े थे। उनके चारों ओर आत्माएं घेरा बनाए खड़ी थीं। कालिया उनके ऊपर झुका हुआ था। छोड़ दो उन्हें, मैं चिल्लाया। सभी आत्माएं मुड़कर हमें देखने लगी। तुम लौट आए, कालिया ने कहा। अच्छा हुआ, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। राहुल भैया ने संदूक से एक पांडुलिपि निकाली। ये मंत्र तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। आत्माओं में हलचल हुई। सच में? एक महिला की आवाज में उम्मीद थी। हाँ, राहुल भैया ने कहा, पर तुम्हें हमें विश्वास करना होगा। हमारी ऊर्जा चुराने से कुछ नहीं मिलेगा। कालिया हिचकिचाया। 50 साल से हम इस अंधेरे में हैं, और अगर ये काम कर गया तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम सबको। भानु प्रताप उठ बैठे। कालिया, मान जाओ, यही सही मौका है। कालिया ने सभी आत्माओं की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ। ठीक है, करो जो करना है। राहुल भैया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने संदूक से दिए और धूप बत्ती निकाली और उन्हें जलाया। धीरे धीरे एक अजीब सी घटना होने लगी। आत्माओं के काले सिलहटों से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई। कालिया की आत्मा से भी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि हमें आंखें मूंदनी पड़ी। जब हमने आंखें खोली तो कालिया का रूप बदल चुका था। अब वो काले सिलहट की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य युवक की तरह दिख रहा था। धन्यवाद, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब वो कर्कशता नहीं थी। मुझे लगता है मैं जा सकता हूं। एक एक कर सभी आत्माओं से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी ऊपर उठती गई, आसमान में विलीन होती गई। आखिरी आत्मा जाने से पहले भानु प्रताप ने कहा, जाओ, शांति से जाओ। जब सभी आत्माएं चली गईं, तो वातावरण बदल चुका था। हवा में वो भारीपन गायब था और पूर्व में सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी थीं। हो गया, भानु प्रताप ने कहा। उनकी आवाज में राहत थी। आखिरकार 50 साल बाद वो शांत हो गए। राहुल भैया ने भानु प्रताप का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। आप ठीक हैं? हाँ, बस थोड़ा कमजोर हूं, उन्होंने कहा, लेकिन यही तो उम्र का असर है। हम उन्हें झोपड़े तक ले आए। जब हम अंदर बैठे तो भानु प्रताप ने कहा, तुम दोनों ने आज रात जो किया वो कोई नहीं कर पाया था। पर हमने तो बस वही किया जो आपने कहा था, मैंने कहा। नहीं, उन्होंने कहा, तुमने दया दिखाई, समझ दिखाई, जो कोई नहीं दिखा पाया। सब डर गए, भाग गए, लेकिन तुमने उनकी पीड़ा को समझा। राहुल भैया ने पूछा, अब आप क्या करेंगे? भानु प्रताप मुस्कुराए। अब मैं अभी आराम कर सकता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। हमने कुछ देर और बात की, फिर विदा ली। जब हम ट्रक के पास पहुंचे तो इंजन बिल्कुल ठीक था। चलो, अब हमें जाना चाहिए, राहुल भैया ने कहा। हम ट्रक में बैठे और चल पड़े। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो भानु प्रताप अपने झोपड़े के सामने खड़ा हमें विदा कर रहा था। सड़क पर चलते हुए राहुल भैया ने कहा, विक्रम, आज जो हुआ वो किसी को मत बताना, कोई यकीन नहीं करेगा। पर भैया, ये सच था। हाँ, सच था, लेकिन कभी कभी सच को खुद तक ही रखना बेहतर होता है। हम कुछ घंटे चले, फिर एक ढाबे पर रुके। वहां बैठे बैठे मैंने सोचा, क्या सब सचमुच में खत्म हो गया? क्या वो आत्माएं वाकई मुक्त हो गईं? लेकिन जब हमने ढाबे के टीवी पर न्यूज़ देखी तो एक खबर ने हमें चौंका दिया। रहस्यमयी घटना। सुबह सैटेलाइट इमेज में राजस्थान के एक सुनसान इलाके में अचानक हरियाली दिखाई दी है। वैज्ञानिक हैरान है कि रेगिस्तानी इलाके में ऐसा कैसे संभव है। न्यूज़ में वही इलाका दिखाया जा रहा था जहां हम रात भर फंसे रहे थे, लेकिन अब वहां हरियाली थी, पेड़ पौधे हरे थे, जैसे कभी कोई महामारी हुई ही ना हो। राहुल भैया ने मेरी तरफ देखा। एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। लगता है सचमुच मुक्ति मिल गई। हमने अपना सफर जारी रखा, लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। अब जब भी रात में सफर करते मुझे लगता कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमें देख रहा है, कोई हमारी रक्षा कर रहा है। 1 महीने बाद हम फिर उसी रास्ते से गुजरे, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। जब हम उस जगह से गुजरे जहां सब कुछ हुआ था, तो वहां अब एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और उस पर एक बोर्ड लगा था, शांति धाम, सभी आत्माओं के शांति के लिए। राहुल भैया ने ट्रक रोका।
हम दोनों मंदिर के सामने गए। अंदर भानु प्रताप की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, भानु प्रताप सिंह, इस भूमि के रक्षक। वो भी चले गए? मैंने कहा। शायद, राहुल भैया ने कहा, शायद उनका भी काम पूरा हो गया। हमने वहाँ कुछ देर बिताई, फिर चल पड़े। लेकिन जैसे ही हम ट्रक में बैठे, मैंने देखा मंदिर के दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, भानु प्रताप की आकृति। वो मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। मैंने राहुल भैया को दिखाना चाहा, लेकिन जब वो देखने लगे तो वहाँ कोई नहीं था। शायद कुछ चीज़ें, शायद कुछ आत्माएं हमेशा रह जाती हैं। उस रात के 6 महीने बाद अब मैं सिर्फ विक्रम नहीं रहा था, अब मैं एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर बन चुका था। राहुल भैया ने मुझे अपनी ट्रक की चाबियां सौंप दी थीं। अब तू खुद ड्राइव कर सकता है विक्रम, तेरा ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो गया है। लेकिन आज का दिन खास था। आज हम दोनों फिर से उसी रास्ते पर जा रहे थे जहां 6 महीने पहले हमारी जिंदगी बदल गई थी। इस बार दिन के उजाले में और एक खास मकसद से। ट्रक के पीछे लदा हुआ था संगमरमर का एक सुंदर स्मारक पत्थर, जिस पर खुदा था, 1973 की महामारी में शहीद हुए शांतिग्राम के निवासियों की स्मृति में, मृत्यु नहीं, शांति है अंत। राहुल भैया ने कहा था, हमने एक वादा किया था उन आत्माओं से कि हम उन्हें भुलाएंगे नहीं। जैसे ही हम उस जगह के करीब पहुंचे, मैंने देखा वो इलाका पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले सिर्फ कीकर और बबूल के पेड़ थे, अब हरियाली फैली हुई थी। छोटे छोटे पौधे, फूल और एक नैनाभिराम हरियाली। ये कैसे संभव है भैया? मैंने आश्चर्य से पूछा। राहुल भैया मुस्कुराए। कुछ चमत्कार विज्ञान से परे होते हैं विक्रम। शायद उन आत्माओं की शांति ने जमीन को नया जीवन दिया है। हमने ट्रक रोका और स्मारक पत्थर को उस नए बने मंदिर के सामने रखा। कुछ स्थानीय लोग भी वहां मौजूद थे जो इस रहस्यमय परिवर्तन से हैरान थे। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा, 50 साल से ये जमीन मर चुकी थी। कोई भी यहाँ कुछ उगाने की कोशिश करता, सब मर जाता। और अब तो जैसे स्वर्ग बन गया है। हमने स्मारक की स्थापना की। राहुल भैया ने कहा, यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये एक वादा है कि कभी कोई भूला हुआ नहीं रहेगा। शाम होने लगी थी, लोग चले गए और हम अकेले रह गए मंदिर के सामने। तभी राहुल भैया ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, विक्रम, मैंने एक फैसला किया है। क्या भैया? मैं अब ट्रक ड्राइविंग छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं यहीं रहूंगा, इस मंदिर की देखभाल करूंगा। मैं हैरान रह गया, पर भैया, आपकी तो नौकरी? ओबेरॉय साहब ने मुझे एक छोटी सी पेंशन दी है और मैंने अपने हिस्से की जमीन भाइयों से वापस ले ली है। मैं यहीं एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनाऊंगा ताकि जो भी इस रास्ते से गुजरे उसे आराम मिल सके। मैं उनके इस फैसले पर हैरान था, लेकिन समझ भी रहा था। उस रात ने हम दोनों को बदल दिया था। और तू? उन्होंने पूछा। मैं ड्राइविंग जारी रखूंगा, मैंने कहा, लेकिन अब सिर्फ पैसे के लिए नहीं। अब मैं जानता हूं कि हर सफर एक मकसद लेकर चलता है। राहुल भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। विक्रम, तू एक अच्छा ड्राइवर बनेगा। बस याद रखना, रास्ते सिर्फ जगहों तक नहीं, बल्कि लोगों के दिलों तक भी जाते हैं। हमने विदा ली। जब मैं ट्रक में बैठकर चलने लगा तो पीछे मुड़कर देखा। राहुल भैया मंदिर के सामने खड़े थे और उनके साथ एक और आकृति थी, भानु प्रताप की आकृति। दोनों मुस्कुरा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। मैंने भी हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। 1 साल बाद आज मैं अपनी खुद की ट्रक लेकर सफर कर रहा हूं। राहुल भैया का गेस्ट हाउस शांति निवास अब एक प्रसिद्ध ठहराव बन चुका है। हर ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता वहां रुकता है, आराम करने के लिए, चाय पीने के लिए और उस कहानी को सुनने के लिए जो राहुल भैया सुनाते हैं। हाँ, वो कहानी सुनाते हैं, लेकिन अपने तरीके से, बिना डर के, बिना भय के। एक ऐसी कहानी जो लोगों को सिखाती है कि दयालुता और समझदारी किसी भी आत्मा को शांति दे सकती है। मेरे लिए वो रात सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, वो एक सबक था। एक सबक जिसने मुझे सिखाया कि हर आत्मा की एक कहानी होती है, चाहे वो जीवित हो या मृत। डर समाधान नहीं है, समझदारी और दयालुता ही असली शक्ति है। वादे पवित्र होते हैं और हमें हमेशा अपने वादे निभाने चाहिए। आज जब भी मैं रात का सफ़र करता हूं और कोई नया ड्राइवर मुझसे पूछता है कि क्या मैंने कभी कुछ अजीब देखा है, तो मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, हाँ, मैंने देखा है,
मैंने देखा है कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है, और अगर तुम कभी किसी अजीब स्थिति में फंस जाओ तो डरो मत, बस दयालु बनो, समझदार बनो, क्योंकि कभी कभी जो हमें भूत लगते हैं वो सिर्फ मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ अपने सफर पर, इस ज्ञान के साथ कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे साथ सभी वो आत्माएं होती हैं जिन्हें हमने कभी प्यार दिया, और सभी वो कहानियां जो हमने कभी सुनी। वो रात मेरे लिए एक श्राप नहीं, एक वरदान बन गई। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ एक सफर है, कभी अंधेरे रास्तों से गुजरना, कभी रोशनी में चलना, लेकिन हर मोड़ पर हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और हर आत्मा चाहे कितनी भी खोई हुई हो, शांति की तलाश में है। हम सब उसी तलाश में हैं, शांति की, प्यार की, समझ की, और शायद यही है हमारा आखिरी सफर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है। उस रात ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ा साहस डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में होता है। और कभी-कभी एक व्यक्ति की हिम्मत सैकड़ों लोगों को आजाद करा सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।